लिसन मेरा बेटू, ध्यान देना। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में। ऑलरेडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है मेरे बच्चा? जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है और हमने यहां पर आग जला दी। जब यहां पर आग जला दिया मेरे बच्चे हम लोगों ने, तो यहां पर क्या हुआ? क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया मैंने, या डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। अब जब सप्लाई किया तो ये सिलेंडर यहां पे था, इस जगह पे सिलेंडर था, ये पिस्टन सॉरी, और ये पिस्टन उठकर कहां आ गया? यहां पर आ गया। नो डाउट यहां पर एक dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे हम लोग dx लिख लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब हमने हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई होने के बाद इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज होने की वजह से वो सिलेंडर जो यहां पे था वो यहां पर एक्सपैंड कर गया होगा। तब जब पिस्टन एक्सपैंड हुआ, मतलब सिलेंडर में एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन होने के बाद ऑब्वियसली वर्क डन हुआ होगा। और मैं आप लोगों को एक जनरल टर्म्स में बताता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो भी आप टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे एक सिस्टम को, वो सिस्टम उस हीट को पहले इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, और जो बाकी कुछ बच गया होगा वो वर्क डन होगा। ये जो Q है ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट है मेरा बेटा, ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ हीट है। और ये जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी है। और डेल्टा W क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन हुआ होगा। अब एक सिंपल सी बात बता मेरे यारा, हम वर्क डन को TdV लिखते हैं, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका। तो मैं इस थर्मोडायनेमिक के टर्म को डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लिख सकता हूं। अब आपको पता है अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो हम इसे पॉजिटिव ले लेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हम यहां पे नेगेटिव। केमिस्ट्री से उल्टा चलता है, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर देखिए स्टेटमेंट वाइज आना है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, इफ सम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम व्हिच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम विल बी इक्वल टू द, किसके इक्वल है? सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ द सराउंडिंग। डन बेटू, सिंपल है। यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आए तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहां पर स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या है? अगर यार बेटू में स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो स्पेसिफिक हीट क्या है मेरा बेटू? सिंपल सी टर्म्स में देखना, हमने पढ़ा हुआ स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन कि यार 1 ग्राम सब्सटेंस का टेंपरेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट खर्च करोगे वही उसकी स्पेसिफिक हीट है। अगर स्पेसिफिक हीट का बेटू अगर फॉर्मूला देखना है तो क्या था? डेल्टा Q इक्वल टू C M, मतलब M डेल्टा T, ठीक तो था। और C इज इक्वल टू डेल्टा Q M डेल्टा T होगा। ये हमारे स्पेसिफिक हीट है। एक्चुअली में स्पेसिफिक हीट के ऊपर भी चीजें चेंज होने वाली है, अभी उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हम चीजों को। अब यहां पर हमने स्पेसिफिक हीट देखा, अब इसके कुछ लिमिट्स देखते हैं। लिमिट्स कैसे मेरे बच्चे? ध्यान से सुनो। पहला केस, सबसे पहला केस लेते हैं। क्या होता है पहले केस में? हम हीट सप्लाई करते हैं। अब बेटू हमने हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई करने के बाद क्या हुआ होगा कि एक्सपेंशन हुआ होगा। मान लीजिए जब हमने हीट सप्लाई किया तो 2 डिग्री टेंपरेचर बढ़ा, और 2 डिग्री टेंपरेचर बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन हो गया, पर जैसे ही एक्सपेंशन हुआ तो 2 डिग्री घट गया। बेटू जब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, हीट सप्लाई करने के बाद सिस्टम का टेंपरेचर 2 डिग्री बढ़ गया, और जब वो एक्सपेंशन हुआ तो प्रेशर रिलीज हुआ।
प्रेशर रिलीज होने की वजह से 2 डिग्री घट गया, तो 2 डिग्री बढ़ा, 2 डिग्री घट गया, तो नेट टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? नेट टेम्परेचर 0 हुआ, तो नेट चेंज कितना हो गया? 0 हो गया। नेट चेंज 0 हो गया। अगर नेट चेंज 0 हो गया तो हम स्पेसिफिक हीट में यहां डेल्टा टी 0 रखेंगे तो क्या आएगा? स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट आएगा। हमने स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट कर दिया। अब हम फर्स्ट केस को देख लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या होता है कि अगर हम गैस को सडनली कंप्रेस कर देते हैं, गैस को बिल्कुल सडनली कंप्रेस कर दिया, हमने हीट को अलाउ ही नहीं किया एक्सचेंज होने के लिए, हीट अलाउ नहीं किया कि जाए या हीट निकले सिस्टम से, हमने हीट को चेंज होने का टाइम नहीं दिया, सडनली कंप्रेस कर दिया, तो वहां पे हीट की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा क्यू की वैल्यू, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा इस केस में? वो भी 0 होगा। अब मेरे बेटा यहां ध्यान दे, नेक्स्ट केस, हमने क्या हुआ? गैस को हीट किया और अलाउ टू एक्सपेंड होने दिया कि भाई चल एक्सपेंड हो जा दो, बट जब हमने हीट दिया तो हीट देने के बाद मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, अब एक्सपेंशन हुआ। अब जब एक्सपेंशन हुआ तो देखा गया कि बस 3 डिग्री सेल्सियस ही घटा, तो डेल्टा टी कितना आया? 7 आया, डेल्टा टी 7 आया, वो भी पॉजिटिव आया। अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो स्पेसिफिक हीट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर इसी केस की बात अगर मैं करूं यहां पर इस केस में, तो हमने क्या हुआ? फिर हीट सप्लाई के सिस्टम को, हीट सप्लाई करने के बाद इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, अरे चलो मैंने कहा हीट सप्लाई करने के बाद 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, अब एक्सपैंड हुआ, पर एक्सपैंड हुआ ना तो पता चला 15 डिग्री सेल्सियस गिर गया टेम्परेचर उसका, तो डेल्टा टी तो क्या हो गया? नेगेटिव। और डेल्टा टी नेगेटिव होने की वजह से क्या हुआ? हमारा स्पेसिफिक हीट भी नेगेटिव हो गया। डन मेरा बेटू, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? ओके, तो अब हम बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में। 2 इंपॉर्टेंट गैसेस को देखते हैं। डन। अब यहां पर आता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। उससे पहले हमें पता चल जाए कि मोलर स्पेसिफिक हीट है क्या, एक्चुअली मोलर स्पेसिफिक हीट है क्या। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें अगर हम लोग, तो सिंपल से टर्म्स में ये कहता हूं मैं कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो भी अमाउंट ऑफ हीट खर्च होगा वही हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट होगा। और मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा क्यू एन सी डेल्टा डी, कैपिटल सी होता है मेरा बेटा, तो C इक्वल टू डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डी। अगर मैं फॉर 1 मोल बात करूं, फॉर 1 मोल, अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस की बात करूं तो n की वैल्यू कितनी लूंगा मैं? 1, तो C कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई n इज 1, तो यहां पे डेल्टा टी। अब मैंने कहा कि ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी हो जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं सीबी हो जाएगा। तो B2 मैं इसको लिख सकता हूं यहां डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डन। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट CP एंड CV रिलेशन। CP P छोटा कर लेना एंड CV, यानी स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। मैं एक बार चेक कर लूं सारी चीजें ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। बेटो अगर हम मेयर फॉर्मूला CP-CV रिलेशन की बात करें तो देखना ध्यान से, यो पेपर में जरूर आएगा, शौर्य की कसम। नहीं आएगा, मेरे पेपर में नहीं आया। CP-CV रिलेशन आएगा, ठीक है, फाइनल में आएगा, डोंट वरी। CP-CV रिलेशन, यानी अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं तो क्या होगा, जरा फटाफट देंगे हम लोग। देख बेटा, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक,
बेटू अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करूं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो क्या हो गया, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा, है ना। अब मैंने क्या किया, हेयर डिवाइड दिस इक्वेशन बाय डेल्टा टी बोथ साइड, दोनों तरफ मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूं। बेटा अगर डेल्टा टी से डिवाइड करूं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, राशि अगला क्या होगा, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, शाबाश, पी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, अपॉन में डेल्टा टी। बेटू मैंने एक बात कही, एक बात बता, मैंने कहा दिस इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखना चाहता हूं, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितना बड़ा बड़ा मूव हो रहा है ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू बाई डेल्टा डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मुझे ये बता बच्चा, इससे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी होता है फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, सीवी होता है ना। तो अब मेरा बेटू क्या लिख सकता है यहाँ पे, चल बता, यहाँ पे सीवी लिख दूं, चलेगा क्या? यहाँ पे कोई वॉल्यूम का कोई टर्म है क्या? अगर यहाँ कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं है तो यार छोड़ ना, वॉल्यूम लिख दे यार, वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है, हटा दे से। बट यहाँ पे तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, और जहां कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वहां चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। अरे तो ये तो जीरो हो गया, क्योंकि डेल्टा भी जीरो हो जाएगा। क्यों होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये जीरो होगा। तो बेटू सीवी इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी। बोल दो जरा हाँ। सीवी आ गया क्या? अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को 1 मान लिया, इस इक्वेशन को, इसको छोड़ो, इस इक्वेशन को मैंने 2 मान लिया। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इक्वेशन 1 एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? इक्वेशन 1 एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो, क्या मैं निहारिका डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर ऐसा लिख सकता हूं? डेल्टा यू बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकता हूं? V2 P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। वंश लिख सकता हूं क्या? अब ये बता मेरे यारा कि यहां पर क्या हुआ, ये देख, डेल्टा Q बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है? CP। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? CP। ये CP हो गया, इज इक्वल टू, यार यहां कुछ है ही नहीं तो छोड़ो ना, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी छोड़ दो यार। बट यहां पे तो भाई ऐसा कुछ है नहीं, यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 2 डेल्टा यू बाई डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकते हैं जिनिशा? सीवी लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनी सीपी इक्वल टू सीवी प्लस P डेल्टा V डेल्टा T एट कांस्टेंट। अगर एग्जाम में आप डेरिवेशन भूल जाओ, आपको कुछ समझना है तो सीधा इसकी जगह R लिख देना, हो जाएगा CP प्लस CV इक्वल टू R। बट R कैसे आया, वो रियल गैस कांस्टेंट, वो थोड़ा देख लेना है। वैसे अगर भूल गए पेपर के टाइम, अगर ये ऑनलाइन वाले डेरिवेशन देख रहे हो अगर पेपर के टाइम में, CP प्लस CV और इसके लिख देना ये इक्वल टू R होता है, और लिख देना पूरे नंबर में, डोंट वरी। बट अगर कैसे आया ये जरा देख लेते हैं। तो हियर
PV इक्वल टू nRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT है। अब मैंने कहा फॉर 1 मोल, अगर हम 1 मोल देखेंगे तो क्या ये PV इक्वल टू RT होगा? मैंने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ कर देते हैं। B2 फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। R तो है कांस्टेंट, है ना, R डेल्टा T। वैसे बताऊं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T, तो क्या हो जाएगा ये P फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड बटे अपॉन में डेल्टा T, V छोड़ दोगे डेल्टा T, P अपॉन में डेल्टा T, और T का क्या हो जाएगा 1, तो यहां से डेल्टा T उठा के यहां भेजोगे तो डेल्टा T आएगा, अगेन वही कहानी आएगी। बोल के लग रहा है, ये देखो मेरी बात सुनो, x y इक्वल टू मान लो m कांस्टेंट है, m r है मान लो, एक एग्जांपल मैंने इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया r के रिस्पेक्ट में, तो क्या करूंगा, x फर्स्ट एज इट इज लिख दूं, चलो इसे दूसरे कलर से लिख देता हूं, x छोड़ दूंगा, dy कर दूंगा अपॉन में dr, अबे यार डेल्टा लिखे d लिख ले भाई, y को छोड़ दूंगा, dx by dr कर ले, m तो कांस्टेंट है बाहर निकाल, r का डिफरेंशिएशन मानोगे r के रिस्पेक्ट में, तो बेटू ये एलसीएम लोगे तो dr यहीं पहुंचेगा ना, तो सेम ही है यार। तो यहां देखो ध्यान से क्या हुआ, आपने क्या किया, डेल्टा डी को नीचे बुला लिया, चल नीचे ये P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T प्लस V डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू R। अब मेरे बच्चे एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं इस इक्वेशन को एट कांस्टेंट प्रेशर लिख रहा हूं तो P डेल्टा V डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, बेटू मेरा V डेल्टा P डेल्टा T एट कांस्टेंट, दिस इज R। अब आप बताओ एट कांस्टेंट प्रेशर ये तो 0 हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन प्रेशर 0 होता है, तो मैंने कहा यार P डेल्टा V डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा। नाउ इस इक्वेशन को थर्ड मान लो, चलो नाउ फ्रॉम थर्ड, चलो देखो जरा, CP CV प्लस R, तो हमने क्या देखा, CP माइनस CV इक्वल टू, ये है CP/CV रिलेशन। डन बेटू, पक्का बिंदास, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब यार ये फटाफट छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, थोड़ा देख लेते हैं हल्का सा। यार थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, आइसोथर्मल जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक जहां प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक जहां हीट एक्सचेंज नहीं होता। ये सिंपल सिंपल से टर्म्स है, ठीक है, क्लियर है, लोड नहीं लेने का दिमाग पे। अब हम बात करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो प्रोसेस बहुत स्लो रेट से होता है, जो रिएक्शंस बहुत स्लो रेट से होती है, वो रिएक्शंस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है। बहुत स्लो रेट से मतलब जैसे एग्जांपल दही का जमना, ऐसे करके शोरे बैठा हुआ है, दही जमेगा दही जमेगा दही जमेगा, और उसे पता ही चला, बहुत टाइम लग जाएगा, कैमरा भी लगा दोगे तो बहुत टाइम लगेगा, चलो ठीक है। जंग लगना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है ना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जो बहुत स्लो रेट प्रोसेसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस होते हैं। A quasi static process is an infinitely slow process such that system remains in a thermal and chemical equilibrium with the surroundings. बहुत स्लो रेट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस की। एक टर्म्स में हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेसेस। क्या है आइसोथर्मल प्रोसेसेस? An isothermal process is one which the pressure and volume of the system change, but temperature remains constant.
प्रेशर बदल दीजिए, वॉल्यूम बदल दीजिए, पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रहने दीजिए। ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसकी कुछ एसेंशियल कंडीशंस है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर बदलो, वॉल्यूम बदलो, पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो। अब यहां ध्यान से सुनोगे कुछ कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, जो भी आप सिलेंडर, जो आपका सिस्टम है, जो उसकी वॉल्स है, वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए, अलाउड टू एक्सचेंज द हीट, बाय हीट एब्सॉर्ब भी कर सकता है और हीट को रिलीज भी कर सकता है। पहली बात तो ये है, मतलब सिस्टम के साथ उसका कनेक्शन बना रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट, प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो, वो बहुत धीरे धीरे होने चाहिए। मतलब आप इमीडिएट प्रोसेस नहीं करेंगे, आप जो कंप्रेशन होगा वो भी स्लो रेट में होना चाहिए, एक्सपेंशन होगा वो भी स्लो रेट में होना चाहिए, ताकि उसे सफिशिएंट टाइम मिल सके हीट को एक्सचेंज करने में। क्योंकि कंप्रेशन होगा तो हीट बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा तो हीट घटेगा। तो भाई एकदम से इमीडिएट एक्सपेंशन भी ना हो जाए और इमीडिएट कंप्रेशन भी ना हो जाए। तो यहां पर इस प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेसेस। ये एसेंशियल कंडीशन है। नहीं समझा? अब मतलब ऐसा नहीं है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज नहीं करोगे, अपन किसको कांस्टेंट रखेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। अब यहां पे देखिएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अरे भाई बोलो ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। फॉर 1 मोल, अगर मैं 1 मोल के लिए चलूं, एन फिक्स कर दूं, 1 मोल के लिए चलूं, एन को कांस्टेंट कर दूं, चल तो अगर मैं सीधी सी बात करूं, चल एन को फिक्स कर दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया, आर को भी फिक्स, आर तो कांस्टेंट है भाई। आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू क्या बन जाएगा, के, यानी कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। ये होता है हमारा एसेंशियल कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल की बात हो रही है, तो आइसोथर्मल में आपने बताया टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कॉन्सेंट्रेट है। अब यहां पर आपने क्या हुआ, हीट सप्लाई किया। मान लो यार पहले पिस्टन यहां पे था, जब पिस्टन यहां पे था तो इसका प्रेशर P1 रहा होगा, वॉल्यूम V1 रहा होगा, टेम्परेचर T1 रहा होगा। और जब ये यहां गया तो प्रेशर P2 हो गया होगा, वॉल्यूम T2 हो गया, V2 हो गया होगा, प्रेशर टेम्परेचर T1 ही रहा होगा। आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बेटू मेरा हम ये जानते हैं कि वर्क डन dW PdV होता है, PdV होता है, या डेल्टा W इक्वल टू P डेल्टा V लिखो, आई डोंट केयर, वर्क डन ही होता है TdV। अरे हाँ है ना। Here in isothermal process, in isothermal process, isothermal process में क्या होगा यार, बताइए जरा। आइसोथर्मल में PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अभी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वैसे हम यहाँ पे इसको PV इक्वल टू NRT भी तो लिख सकते हैं, कांस्टेंट होता है, PV को NRT भी तो लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, हम यहां से ना प्रेशर निकाल लेते हैं। प्रेशर अगर निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे तो NRT अपॉन में V हो जाएगा, हाँ है ना। अब ध्यान से देख, बाद में नोट करिएगा, देख here dW इक्वल टू here dW इक्वल टू P की जगह क्या रखेंगे मेरे बेटू, NRT बाई V, इनटू में dV। बेटा ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, मुझे वर्क डन निकालना है, मुझे वर्क डन निकालना है फ्रॉम वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2। जब यहां पे था वॉल्यूम और जब ये यहां पर आया, तो अब मैं यहां पर अगर देखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम V1 टू V2, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक करना पड़ेगा ना। तो देखो यहां लिखो, इंटीग्रेट करा dW, यहां पे भी इंटीग्रेट हुआ V1 से V2,
बेटा क्या आया एन आर टी अपॉन में वी डेल्टा वी। अभी अपन ने इंटीग्रेशन को साइन हटाया है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, बाहर निकाल के फेंको। ठीक है, आप चाहते तो के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे देखिए v1 v2 dv अपॉन में v। बेटा एक बात बता दूं आपको, कभी भी याद रखना 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन log x होता है, सीधा हम लोग उसे log x लिख सकते हैं। ऊपर लाइन log x कहां पे लाइन खींचिए, log x होता है। अब यहां पे देखो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w, dw का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है, dc का इंटीग्रेशन c होता है, dm का m, तो dw का w। अब ये हुआ n r t, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग क्या है v, और वो भी कहां से, v1 से v2, v1 से v2 तक। अब यहां पर क्या हुआ, अरे स्पेस ही नहीं है क्या, यहां देखो चलो w, w यहां देखना ध्यान से, क्या होगा एन आर टी, अपर लिमिट नेचुरल लॉग, अपर लिमिट v2 माइनस नेचुरल लॉग v1। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा छोटा सा, ये छोटा सा करना पड़ेगा, जो भी छोटा सा होगा, ठीक है, इसे करो छोटा सा। आ जाओ बेटा, यहाँ जाओ, यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है क्या, W इक्वल टू एनआरटी लॉग V2 माइनस V1, है ना। अब आपको एक बात बता दो, यहां से केस दोबारा करा लो थोड़ा सा, यहां से, ठीक है। अब देखिए W एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन में V1। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, V2 अपॉन V1 क्यों, क्योंकि मेरा बच्चा अगर आपके पास log A माइनस log B दिया हुआ है तो आप उसे log A अपॉन में B लिख सकते हैं। तो यहां पर V2 अपॉन V1 तो नेचुरल लॉग V2 बाई V1। अब ये जो वर्क डन आया आइसोथर्मल का, वर्क डन जो आइसो का आया, वहां क्या आ रहा है NRT नेचुरल लॉग V2 बाई V1। मुझे नेचुरल लॉग से लॉग में लेकर आना है, तो आपने केमिस्ट्री में किया होगा 2.303 NRT लॉग V2 बाई V1। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, नेचुरल लॉग से लॉग में आने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है, तो ये है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आई होप सो ऑनलाइन आपको भी समझ में आ गया मेरे बच्चे, ठीक है, क्लियर।